ऐसा एनकाउंटर जिसके लिए भारत का दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को 100 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। इस केस के लिए 3 राज्यों से 38 सीनियर अफसर जिसमें राजनेता आईपीएस लेवल के अधिकारी शामिल थे। इस केस को लेकर इनको एक न एक बार जेल जाना पड़ा था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर को लेकर और बात करेंगे अमित शाह पर क्यों आरोप लगते हैं सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर को लेकर। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जरने गांव में रहने वाला सोहराबुद्दीन शेख अपनी जिंदगी की शुरुआत 1995 में ट्रक ड्राइविंग से करता है। ट्रक ड्राइविंग करते समय इनको 2 व्यक्ति मिलते हैं, छोटा दाऊद और बाबू पठान। छोटा दाऊद और बाबू पठान पहले से ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं। सोहराबुद्दीन शेख इनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में हथियारों की तस्करी शुरू करता है। हथियारों की तस्करी के साथ मध्य प्रदेश में सोहराबुद्दीन शेख कई लोगों की जान भी लेता है। जब सोहराबुद्दीन शेख पर मध्य प्रदेश में पहली बार केस दर्ज होता है तो मध्य प्रदेश पुलिस सोहराबुद्दीन शेख के घर की तलाशी लेती है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस को सोहराबुद्दीन के घर से AK-47 राइफल मिलती है। इसके बाद पुलिस ने सोहराबुद्दीन के नाम के साथ गैंगस्टर का नाम जोड़ दिया था। सोहराबुद्दीन हथियारों की तस्करी के साथ साथ राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से भी पैसे हड़पने शुरू कर दिए थे। राजस्थान के शासन मध्य प्रदेश और गुजरात से भी ऐसे केस सामने आने लगे थे। अब तक सोहराबुद्दीन का एक मजबूत ग्रुप बन गया था, लेकिन यह ग्रुप बहुत ही छोटा था, जिसमें 3 लोग मुख्य थे, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति। तुलसीराम प्रजापति को तो आप जानते होंगे, भाजपा नेता हरण पांडे की हत्या को लेकर इन पर आरोप लगा था। हरण पांडे की हत्या भी एक मिस्ट्री है, जिसको मैंने सुलझाने की कोशिश की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोहराबुद्दीन शेख में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था सिल्वेस्टर डेनियर। बताया जाता है सिल्वेस्टर डेनियर पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इसके माता पिता भी राजस्थान सरकार के मेडिकल डिपार्टमेंट के अच्छे पद पर थे। सिल्वेस्टर डेनियर पर पहला आरोप उसके एक दोस्त ने लगाया था चोरी का। इसके आरोप में वो पुलिस हिरासत में जाता है। वहां पर उसको मिलता है तुलसीराम प्रजापति और तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन गैंग में शामिल होने के लिए ऑफर देता है और यहीं से सिल्वेस्टर डेनियर सोहराबुद्दीन गैंग में शामिल हो जाता है। इसके बाद तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियर जब जेल से बाहर आते हैं तो सोहराबुद्दीन के साथ मिलते हैं। उस समय राजस्थान का एक लोकल डॉन हुआ करता था हमीद लाला, राजस्थान के व्यापारी को डरा धमका के पैसे वसूल करता था। हमीद लाला राजस्थान के सबसे बड़े मार्बल ग्रुप आरके ग्रुप से जुड़ा हुआ था। आरके ग्रुप के मालिक विमल पाटनी हमीद लाला को सपोर्ट करते थे। सोहराबुद्दीन गैंग को राजस्थान अपने पैर जमाने के लिए सबसे पहले हमीद लाला को हटाना बहुत जरूरी हो गया था। हमीद लाला को हटाने के लिए सोहराबुद्दीन गैंग प्लान बनाती है और प्लान के तहत हमीद लाला को मार गिराती है। इसके बाद सोहराबुद्दीन गैंग को राजस्थान में पैर जमाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आने वाली थी। अब तक सोहराबुद्दीन गैंग पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे और राजस्थान के व्यापारी से डरा धमका कर पैसे लेना शुरू कर दिए थे। इससे राजस्थान के व्यापारियों में दशरथ का माहौल बन गया था। सोहराबुद्दीन गैंग का सबसे पहले नाम 2004 में भाजपा के गृह मंत्री रह चुके हरण पांडे की हत्या के टाइम सामने आया था। इस गैंग पर आरोप लगा था कि हरण पांडे की हत्या इस गैंग ने की है। सोहराबुद्दीन गैंग ने बहुत सारे पैसे हड़पने के लिए राजस्थान के सबसे बड़े मार्बल व्यापारी आरके ग्रुप को धमकी देता है। आरके ग्रुप के मालिक विमल पाटनी को धमकी देकर बताते हैं कि उनको 25 करोड़ रुपए चाहिए और कुछ रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि विमल पाटनी ने उनको 25 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। लेकिन इसके बाद राजस्थान गुजरात की मार्बल कम्युनिटी एक हो जाती है। उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और भाजपा सरकार के गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे। ये सारे व्यापारी मिलकर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि किस प्रकार सोहराबुद्दीन गैंग ने उनकी नाक में दम कर रखा है और व्यापारी सोहराबुद्दीन गैंग से छुटकारा पाने के लिए 10 करोड़ का ऑफर भी देते हैं। लेकिन गुलाब चंद कटारिया इनको मना कर देता है और इनको अहमदाबाद भेज देता है और ये सारे व्यापारी अहमदाबाद में जाकर अमित शाह से मिलते हैं और इस केस में यहीं पर एंट्री होती है अमित शाह की। ये व्यापारी अमित शाह को सोहराबुद्दीन गैंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और उनसे छुटकारा चाहते हैं। अमित शाह सोहराबुद्दीन गैंग को खत्म करने के लिए ATC के चीफ DG बंजारा से मिलते हैं और उनको आदेश देते हैं इस गैंग को खत्म करने के लिए। DG बंजारा क्राइम ब्रांच के चीफ अभय चुनासपा के साथ प्लान बनाते हैं और इस केस को अभय चुनासपा को सौंप देते हैं। उस समय सोहराबुद्दीन गैंग पर ज्यादातर केस मध्य प्रदेश और राजस्थान के दर्ज थे। गुजरात से बहुत ही कम केस दर्ज थे। सोहराबुद्दीन को गुजरात पुलिस गुजरात लाने के लिए सोहराबुद्दीन को एक टिप देती है। गुजरात पुलिस टिप में बताती है राजस्थान का रमेश पटेल जो कि गुजरात में रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। गुजरात पुलिस बताती है इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, यदि आप इनको थ्रेट देते हैं तो इनसे आपको पैसे मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये गुजरात पुलिस की टिप होने के कारण सोहराबुद्दीन अपनी गैंग के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियर को भेजता है। सिल्वेस्टर डेनियर और तुलसीराम प्रजापति गुजरात के रमेश पाटिल के साथ साथ उनके भाइयों पर भी गोलियां बरसाते हैं। लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के खुद के नहीं आने के कारण गुजरात पुलिस का आधा प्लान फेल हो जाता है। लेकिन गुजरात पुलिस अपने प्लान के अनुसार तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियर को पकड़ लेती है और दोनों को रिमांड पर लेती है। लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के नहीं आने के कारण सिल्वेस्टर डेनियर को तो अपनी हिरासत में रखती है, लेकिन तुलसीराम प्रजापति को इन्फॉर्मर बनाकर छोड़ देती है। इसके बाद तुलसीराम प्रजापति गुजरात पुलिस को टिप देता है कि 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी कोसार बी के साथ हैदराबाद से अहमदाबाद आ रहा है और बताता है कि इनको महाराष्ट्र के सांगली में पकड़ा जा सकता है। इस पर DG बंजारा प्लान बनाते हैं और एक दिन पहले ही सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी को सांगली में पकड़ लेते हैं। इसके बाद गुजरात पुलिस का बयान आता है कि सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें गुजरात पुलिस बताती है कि इनको राजस्थान पुलिस ने टिप दी थी कि सोहराबुद्दीन शेख
लश्कर तैयबा और आईएसआई के इशारे पर नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए गुजरात आ रहा है। और गुजरात पुलिस बताती है कि इसको पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस भी अहमदाबाद आ चुकी थी। इसी बीच सोहराबुद्दीन शेख गुजरात पुलिस को बाइक चलाते हुए दिखाई देता है और सोहराबुद्दीन शेख को पुलिस रोकने की कोशिश करती है और सोहराबुद्दीन बाइक को रोकता नहीं और हड़बड़ाहट के कारण गिर जाता है और गिरने पर सोहराबुद्दीन पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके जवाब में गुजरात पुलिस सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग करती है, जिसमें सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपा था, तब सीबीआई की रिपोर्ट आई तो गुजरात पुलिस का यह बयान एकदम झूठा साबित हुआ था। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।